Fundamental of Physics. हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, जीवन में अपनों का साथ अति आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और अगर दुख हो तो घट जाता है। यानी अपने सुख और दुख दोनों में साथ होते हैं। और अभी हम लोग का जो स्थिति है, पूरे विश्व का जो स्थिति है, पूरा विश्व दुख से झेल रहा है। और इस दुख के क्रम में आपका और हमारा जो अपनापन है, आपका और हमारा जो दुख और सुख है, यह हम लोग आपस में बांट रहे हैं। और आपस में बांटने का जो जरिया बना है, जो पगडंडी बना है, जो रास्ता बना है, वह किसके द्वारा बना है? तो आपके YouTube के द्वारा। और YouTube में भी इस अपनेपन को हम लोग साझा कर रहे हैं किसके द्वारा? तो आपके अपने चैनल फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के द्वारा। इस फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल में अपनों का इतना ज़्यादा साथ मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को इतने ज़्यादा जोड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह चैनल जो है यह आर.के. शर्मा का नहीं है, आपका है। और वास्तविकता यही है। मैं हमेशा बैच में भी बोलता हूँ कि यह फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हमारा नहीं है, यह हम सबका है। यानी इसको आगे बढ़ाने में जितनी भागीदारी हमारी होती है, उतनी भागीदारी आपकी भी होती है। यानी जितना ज़्यादा इस चैनल को आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराएंगे, जितना ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फंडामेंटल फेमस होते जाएगा। और आपको पता है कि पहले से यह फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर में तो फेमस है ही, वैशाली में फेमस है ही। अब हमें लगता है कि आप लोगों ने इसे बिहार में भी फेमस कर दिया है। और हमें तो कभी कभी यह भी फील होने लगता है कि बिहार के बाहर भी आप लोग इसे भेज रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपका। कूलम्ब्स लॉ पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था दो चार्ज के बीच फोर्स निकालना, जब दो चार्ज एयर में हो या वैक्यूम में हो। उस स्थिति में दोनों के बीच फोर्स का फार्मूला आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या उसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 × K × Q1 Q2/r²। आज हम लोग उसी फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे। यानी आज हम लोग यह सीखेंगे कि दो चार्ज अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा, तब दोनों के बीच का फोर्स हम कैसे निकाल पाएंगे। साथ साथ अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो किस मीडियम में हम कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे, यह सीखेंगे। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। किस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, उसी के अनुसार हम फोर्स का वैल्यू निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स निकालेंगे मीडियम में। अलग अलग मीडियम में फोर्स किस टाइप का होगा, कितना होगा, कैसे निकलेगा, यह निकालना सीखेंगे। कूलम्ब्स लॉ के पार्ट 2 में यानी सेकेंड पार्ट में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी का हिंदी होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हिंदी होता है परावैद्युत नियतांक। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है। अब चलते हैं इसके परिभाषा की ओर। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो यह क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। हिंदी हो जाएगा इसका, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, याद कीजिए। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। उसके बाद आगे यही लिखा हुआ है कि इसका एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में हो जाएगा कि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है उसी का दूसरा नाम होता है परावैद्युत नियतांक। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम चीज है। इसको डिनोट करते हैं किससे? तो इसको आप एप्सिलॉन r से भी डिनोट कर सकते हैं और k से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन r से या फिर k से। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको देखते हैं। अगर हमें एप्सिलॉन r या k का फॉर्मूला बनाना है, तो आप डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि यह क्या है। तो परमिटिविटी है मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में? तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यह परमिटिविटी मीडियम का है, इसलिए ऊपर में लिख दिए।
और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इसलिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को लिख दिए नीचे। तो इस तरह एप्सिलॉन आर यानी के का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इसका फॉर्मूला आगे बढ़ाना चाहे तो एप्सिलॉन आर यानी के का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर है तो उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप लोग पीछे में भी पढ़ चुके हैं। तो एप्सिलॉन का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम के परमिटिविटी के लिए लिखते हैं एप्सिलॉन, और निर्वात का जो विद्युतशीलता होगा यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होगा उसके लिए लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आ जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आगे आपको जगह जगह एप्सिलॉन का वैल्यू भरना पड़ेगा। एप्सिलॉन का मतलब मीडियम का परमिटिविटी, तो मीडियम का परमिटिविटी कहीं भी भरना पड़े तो उसके बदले लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी वैक्यूम का परमिटिविटी इनटू में रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका यूज आपको बार बार आगे करना है, इसलिए यहीं पर हम आपको निकाल के दिखा दिए। अब इसी का यूनिट निकालते हैं एप्सिलॉन आर का। अगर एप्सिलॉन आर का यूनिट निकालना है तो पहले तो इसके फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में ऊपर में क्या है तो परमिटिविटी वैक्यूम का, सॉरी परमिटिविटी मीडियम का, नीचे में क्या है तो परमिटिविटी वैक्यूम का, यानी ऊपर में आपको यूनिट भरना पड़ेगा परमिटिविटी का, किसके परमिटिविटी का, तो मीडियम के परमिटिविटी का। नीचे में आपको यूनिट भरना पड़ेगा परमिटिविटी का, किसके परमिटिविटी का, तो वैक्यूम के परमिटिविटी का, यानी ऊपर में भी परमिटिविटी नीचे में भी परमिटिविटी, चाहे किसी का भी परमिटिविटी हो, है तो परमिटिविटी। जैसे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का आप लोग पढ़े होंगे तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है, चाहे वह वेलोसिटी बस का हो या वेलोसिटी ट्रेन का हो या साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, किसी का भी हो, उससे मतलब नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर अगर परमिटिविटी है तो मीडियम का परमिटिविटी हो या वैक्यूम का परमिटिविटी हो या वाटर का परमिटिविटी हो या ग्लास का परमिटिविटी हो, सबका यूनिट वही होगा। कितना होगा तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह यूनिट भरेंगे ऊपर में परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट क्या होता है तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही यूनिट भरेंगे किसका तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का, वैक्यूम के परमिटिविटी का भी यूनिट भर दिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कट गया एक बार में। तो इस तरह 1 आ गया, 1 का मतलब यूनिटलेस। तो इस तरह रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, यह यूनिटलेस होता है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर यूनिटलेस है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होता है, दैट मींस यह डायमेंशनलेस होगा। यानी रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद एक चीज और इसमें आपको ध्यान देना होगा कि एप्सिलॉन जो है वह परमिटिविटी मीडियम का है और एप्सिलॉन नॉट जो है वह परमिटिविटी वैक्यूम का। अगर इसका यूनिट पूछता है, एप्सिलॉन मतलब किसी मीडियम के परमिटिविटी का यूनिट पूछता है तो होगा कितना होगा तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या अगर वैक्यूम के परमिटिविटी का यूनिट पूछता है तो भी होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या वाटर का परमिटिविटी पूछे, ग्लास का परमिटिविटी पूछे, किसी का भी परमिटिविटी पूछे उसका यूनिट होता है, कितना होता है तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर परमिटिविटी में वर्ड लग गया रिलेटिव परमिटिविटी, तब उसका यूनिट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता है, लेकिन किसी मीडियम के परमिटिविटी का यूनिट होता है, यानी परमिटिविटी का होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का नहीं होता है। अब आगे इस रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू याद करना है आपको, यानी अलग अलग मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। और आप यह देख चुके हैं कि यह एक प्रकार का कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई भी होता है तो उसका वैल्यू निकलता है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से इसका क्या वैल्यू निकला है उसको देखते हैं। तो एप्सिलॉन आर के वैल्यू को आपको याद करना है। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होता है, किसमें कितना होता है यह चीज आपको रटना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसा चीज फिजिक्स में होता है जो कि आपको रटना पड़ता है, और बहुत ऐसा चीज होता है जिसको समझ जाइएगा याद रहेगा। यानी ज्यादातर फिजिक्स जो है वो समझने वाला है, लेकिन कहीं कहीं आपको रटना भी पड़ता है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको रटना पड़ेगा। रटने के लिए याद कीजिए, मेरे साथ रटिए। इसमें अगर हम वैल्यू लिखना चाहे एप्सिलॉन आर का, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात के लिए। हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू याद कीजिए कितना होता है। तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। हवा हो या वैक्यूम हो उसके लिए एप्सिलॉन आर यानी के का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लिख रहे हैं फॉर ग्लास। ग्लास का मतलब कांच, कांच के लिए याद रखिएगा। कांच के लिए अगर आप एप्सिलॉन आर का वैल्यू लिखते हैं कहीं भी, ग्लास के लिए अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू भरना हो तो मिनिमम वैल्यू होता है 3 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 4।
यानी ग्लास जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है और इसका मिनिमम वैल्यू होता है 3 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 4। मतलब इप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्लास के लिए कम से कम भरना होगा तो 3 भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा भरना होगा तो 4 भरेंगे। तीसरा में चलते हैं फॉर वाटर। फॉर वाटर यानी जल के लिए। जल के लिए जरा बता दीजिए क्या होता है। तो जल के लिए आपको याद रखना होगा कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू यानी रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू वाटर के लिए मिनिमम वैल्यू होता है 80 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 81 यानी 80 से 81। तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर आप वाटर के लिए लिखते हैं तो कितना होता है, तो 80 to 81। इप्सिलॉन आर के बदले के भी लिख सकते हैं, मतलब इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी इप्सिलॉन आर का वैल्यू भरना हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भरना हो, वाटर के लिए भरेंगे तो 80 to 81 यानी 80 से 81। नेक्स्ट हम लिखते हैं चौथा में फॉर मेटल यानी धातु के लिए। धातु का मतलब हो गया जैसे आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, यह सब के सब मेटल होता है। तो किसी भी मेटल के लिए अगर आपको इप्सिलॉन आर का वैल्यू भरना पड़े यानी के का वैल्यू भरना पड़े तो इसका वैल्यू होता है इंफिनिटी। किसी भी मेटल के लिए इप्सिलॉन आर का यानी के का वैल्यू कितना होता है, तो इंफिनिटी होता है। तो इस तरह मेटल के लिए लिख दिए। अब चलते हैं पांचवा में, एक और हम लिख देते हैं फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मतलब किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए, यानी कोई भी माध्यम आप ले लीजिए। परावैद्युत माध्यम है, इसका मतलब आपको एयर और वैक्यूम को छोड़ देना है। एयर और वैक्यूम के लिए आप देख चुके हैं कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। इसके अलावा कोई भी मीडियम लेते हैं उसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका डेफिनेशन भी आगे पढ़िएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, हालांकि यह इंसुलेटर होता है। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप लेते हैं तो एयर और वैक्यूम को आपको छोड़ के लेना है, और अगर आप एयर और वैक्यूम को छोड़ देते हैं तो कम से कम वैल्यू जो होता है मिनिमम वैल्यू इप्सिलॉन आर का इसी के लिए होता है 1। इसके अलावा किसी भी मीडियम का लीजिएगा तो 1 से ज्यादा ही रहेगा। यानी इप्सिलॉन आर का वैल्यू किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए मोर देन 1 होता है, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर हम इप्सिलॉन आर का वैल्यू लिखते हैं तो 1 से ज्यादा होगा, या के का वैल्यू लिखते हैं तो भी 1 से ज्यादा होगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमेशा 1 से क्या होता है, तो बड़ा होता है। तो इतना आपको याद रखना है। याद क्या क्या रखना है, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। इप्सिलॉन आर या के का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए होता है 1, ग्लास के लिए होता है 3 to 4, वाटर के लिए होता है 80 to 81, उसका किसी भी मेटल के लिए होता है इंफिनिटी, और अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिखते हैं तो मोर देन 1 होता है। अब आगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के आधार पर दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना सीखेंगे जब दो चार्ज को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया हो। यानी परावैद्युत माध्यम में जब रखा गया होगा दो चार्ज को, तब दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा वह हम लोग को अब निकालना है। इससे पहले कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो चार्ज वैक्यूम में होता है तब कितना फोर्स होता है। उसके लिए आप लोगों को याद भी होगा कि जब दो चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं तब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। यानी यह फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब दो चार्ज एयर में हो नहीं तो वैक्यूम में हो। इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है मतलब वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है इसका मतलब हो गया कि यह फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब Q1 Q2 को एयर या वैक्यूम में रखा गया है तब। यानी यह फॉर्मूला कब यूज करते हैं तो उसके लिए लिख देते हैं व्हेन टू चार्जेज आर इन एयर और इन वैक्यूम। यानी जब दो चार्ज कहां हो तो हवा में हो या निर्वात में हो। जब दो आवेशों को हवा या निर्वात में रखा जाता है, जब दो आवेशों को हवा या निर्वात में रखा जाता है तो F का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R²। लेकिन अगर Q1 Q2 यानी इसी दोनों चार्ज को हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तब क्या होगा इसको समझिए। When two charges are kept in dielectric medium, यानी हो जाएगा जब दो आवेशों को परावैद्युत
माध्यम में रखा जाता है, यानी दो आवेश को कहाँ रख दिए हैं, तो परावैद्युत माध्यम में यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। उस स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू में रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या चेंज हुआ इसको समझिए। जब वैक्यूम में था तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट लिए थे जो कि वैक्यूम के लिए परमिटिविटी था। अब अगर मीडियम में दो चार्ज को रख दिए तो परमिटिविटी किसका ले लिए, तो मीडियम का, और मीडियम के परमिटिविटी को डिनोट करते हैं किससे, तो इप्सिलॉन से। यानी चेंज क्या करना है, तो जहां पर आप इप्सिलॉन नॉट लेके चले थे उसी के जगह क्या ले लिए, तो इप्सिलॉन ले लिए। क्यों, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है वैक्यूम का या एयर का, और मीडियम के लिए होता है इप्सिलॉन। अब पीछे में आप लोगों को बताए हैं, हम अभी बताए हैं कि जहां कहीं इप्सिलॉन होगा उसके बदले आप इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर ले सकते हैं। यानी इसी को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं तो जहां पर इप्सिलॉन है वहां पर इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, इनटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, कितना निकला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/εr जो इसको पहले लिख दिए, और इनटू में लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो इप्सिलॉन के बदले लिखते हैं इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। यानी डायरेक्ट अगर मीडियम में फोर्स निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि आपको एयर या वैक्यूम में फोर्स दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर आपको मीडियम में निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, तो यह जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के आधार पर लिखे हैं, यह फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब दो चार्ज किस में हो, तो एयर में हो या वैक्यूम में। और अगर वैक्यूम में होता है तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है जो कि शो करता है वैक्यूम के लिए है। उसी तरह फोर्स में भी अगर हम नॉट लगा दे तो यहाँ शो करने लगेगा कि वैक्यूम में फोर्स है। यानी दो चार्ज को जब वैक्यूम में रखे हुए हैं तब दोनों के बीच के फोर्स को किससे डिनोट कर दिए, तो F0 से। अब आगे बढ़ते हैं, या तो मीडियम के लिए लिखे हैं, और अगर मीडियम में फोर्स निकालना है तो इसमें लगा देते हैं M लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यह फोर्स किस में है, तो मीडियम में है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो Fm इक्वल्स 1/εr है, इनटू में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है इक्वेशन 1 में, इसके बदले F0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम F0 लिख देते हैं तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला निकल गया 1/εr इनटू F0। यानी अगर आपको वैक्यूम में फोर्स पता है और किसी मीडियम में फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। इसके आधार पर देख भी सकते हैं, जैसे में समझिए, इफ two charges are taken from air to water, मतलब जो दो आवेश को हवा से हम लोग किस में ले जाते हैं, तो वाटर में, यानी जल में ले जाते हैं। हवा से जल में ले जाना है तो हवा में कितना फोर्स था और जल में जाके कितना फोर्स हो गया, उसको कंपेयर करना चाहे तो हम लिख सकते हैं Fm इक्वल्स होता है 1/εr इनटू F0। इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो Fm इक्वल्स हो जाएगा 1/εr का वैल्यू अगर वाटर के लिए लेना चाहे तो 81 होता है, या 80 भी लिख सकते हैं, इनटू में क्या होता है, तो F0। इसका मतलब हो गया कि अगर हम वाटर में फोर्स निकालना चाहे, फोर्स किस में निकालना चाहे, तो वाटर में फोर्स निकालना चाहे तो εr का वैल्यू वाटर के लिए पुट कर दिए, और वाटर के लिए εr का वैल्यू अगर पुट कर दिए तो फोर्स इन वाटर जो हो गया वो वैक्यूम में फोर्स का कितना गुना हो गया, तो 1/81 टाइम्स। इसका मतलब हो गया घटा कि बढ़ा, तो घटा 1/81 टाइम्स हो गया। तो अगर हम दो चार्ज को एयर से वाटर में डाल दे तो दोनों के बीच का फोर्स डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करके कितना टाइम्स हो जाता है, तो 1/81 टाइम्स। तो दो चार्ज जब एयर में होता है या वैक्यूम में होता है तो दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होता है, और अगर इसको वाटर में डाल देते हैं या किसी दूसरे मीडियम में डाल देते हैं तो दोनों के बीच का फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है। दूसरा समझते हैं, इफ टू चार्जेस आर टेकन फ्रॉम एयर टू ग्लास, दो चार्ज को कहां से कहां लाया गया है, तो एयर से ग्लास में। अगर एयर से ग्लास में ले जाया जाएगा तो भी फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/εr इनटू फोर्स इन वैक्यूम। अब यहाँ पर अगर हमें ग्लास में फोर्स निकालना है तो εr का वैल्यू किसके लिए भरेंगे, तो ग्लास के लिए। ग्लास के लिए 3 भी भर सकते हैं या 4 भी भर सकते हैं। तो इस तरह अगर 3 भरते हैं तो फोर्स इन ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इनटू F0। यानी दो चार्ज को जब हम एयर से उठा के किसी ग्लास के बीच में रख देते हैं तब दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह 1/3 टाइम्स हो जाएगा। यानी फिर से देख रहे हैं आपकी घट गया, वाटर में था कि 1/81 टाइम्स हो गया, तो ग्लास में कितना हो गया, तो 1/3 टाइम्स हो गया, मतलब इसमें भी घटा। अब आगे बढ़ते हैं, इफ टू चार्जेस आर टेकन फ्रॉम एयर टू मेटल, यानी दो चार्ज को हवा से उठा के किस में डाल दे, तो मेटल में डाल दे। अगर दो चार्ज को हवा से उठा के मेटल में यानी धातु में डाल देंगे तब क्या होगा, तो फिर इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला तो वही लगाएंगे,
फार्मूला वही लिखेंगे। इसमें इप्सिलॉन आर का वैल्यू आप किसके लिए भरेंगे, तो मेटल के लिए। मेटल के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो इन्फिनिटी अभी बताया है, तो इन्फिनिटी भर दिए मेटल के लिए। 1/∞ यानी समथिंग बाय इन्फिनिटी होता है 0। अगर हम 0 को F0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0। इस तरह मेटल में फोर्स जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 0। यानी अगर हम दो चार्ज को एयर में रखे हुए थे तब दोनों के बीच का फोर्स था मैक्सिमम। जब उसको हम किसी मीडियम में डाल दिए तो फोर्स जो है वो घटा, और घटते 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 0 भी हो सकता है। लेकिन 0 कब होगा, जब दो चार्ज को मेटल के बीच में रख देंगे तब। यानी जब दो चार्ज को मेटल के बीच में रख दिया जाता है तो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता है, दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाता है, तो 0। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि जब दो चार्ज को एयर से उठा के अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा कि दोनों के बीच का फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर उसी के जगह रहेगा कि मेटल में रख देंगे तब क्या होगा, तब आंसर आज हो जाएगा कि दोनों के बीच का फोर्स 0 हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, सो दैट व्हेन टू चार्जेज आर टेकन फ्रॉम एयर टू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी दो चार्ज को जो है वह हवा से उठाकर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाता है, देन फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस। तो इस दो चार्ज जो था वो दोनों के बीच का फोर्स जो है वह डिक्रीज कर जाता है। इस बात को आपको शो करना है, मतलब दिखाना है, दिखाना है मतलब प्रूफ करना है। हिंदी में इसी को लिखते हैं, दिखाएं कि जब दो आवेशों को हवा से किसी परावैद्युत माध्यम में लाया जाता है तो इनके बीच का बल घट जाता है। यानी आपको साबित करना है कि दो चार्ज पहले एयर में था या वैक्यूम में था, दोनों को जैसे ही उठा के किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले आए तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका आंसर भी उसी फार्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा इसको समझिए, यानी इसमें हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं बिनो क्या जानते हैं, तो मीडियम में फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, तो 1/εr × F0 ऐसा पढ़ चुके हैं। अगर εr को इधर भेज देते हैं तो εr इक्वल्स हो जाएगा F0/Fm। यानी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखे तो F0/Fm हो जाएगा। यानी वैक्यूम में फोर्स ऊपर रहेगा और नीचे में किस में फोर्स हो जाएगा, तो मीडियम में। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चूंकि फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पीछे में हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए, कोई भी परावैद्युत माध्यम है तो उसके लिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि εr का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ऐसा पीछे में पढ़ चुके हैं। और εr के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो F0/Fm। इस तरह इसमें लिख सकते हैं F0/Fm ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो F0 ग्रेटर देन Fm। यानी यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि वैक्यूम में फोर्स बड़ा होता है और मीडियम में फोर्स छोटा होता है। इसी को उलट के अगर लिखे तो मीडियम में फोर्स स्मॉलर देन होता है फोर्स इन वैक्यूम। इसी बात को प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया। तो इस तरह अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखा जाता है तो दोनों के बीच में फोर्स निकालना सीख लिए। अब इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन बना के लाना है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में है कि दो चार्ज है, पहला चार्ज का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, दूसरे चार्ज का वैल्यू है +6 माइक्रोकूलम और दोनों को रखा गया है 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और दोनों को जिस मीडियम में रखा गया उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। आपको बताना है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट व्हेन टू चार्जेस आर टेकन फ्रॉम एयर टू वाटर देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 1/81 टाइम्स। यानी इस बात को आपको प्रूव करना है कि जब दो चार्ज को एयर से हम वाटर में डाल देते हैं तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वह 1/81 टाइम्स हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है, इसमें भी दो चार्ज है और दो चार्ज को पहले रखा गया है वैक्यूम में, उसके बाद वैक्यूम में जब रखा गया है तो दोनों के बीच का बल दिया हुआ है 2 न्यूटन। यानी इसमें इनिशियल फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 न्यूटन। अब क्या करना है, तो इनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 वाले मीडियम में डाल देना है। दो चार्ज को पहले एयर में रखा गया था, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देना है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 1.5।
आपको पता करना है कि अब कितना फोर्स हो जाएगा सो बताना है। तो इस तरह 3 क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है और बना के इसका आंसर आप सब्सक्रिप्शन में दिए गए आंसर से मिला लेंगे। तो इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 फिर पढ़ेंगे हम लोग। कूलम्ब्स लॉ में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। पार्ट 3 में आपका आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और उसके बाद वेक्टर फॉर्म के बाद एक और टॉपिक उसी में पढ़ा देंगे। उसमें क्या आएगा, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का, और तब तक इस क्वेश्चन को बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच।